नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट जानकारी और उनकी तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, आज हम लेक्चर 2 है, जेल प्रहरी का पूर्व प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गणित के 20 प्रश्न हल करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोटि मतलब होता है y और भुजांक मतलब होता है x। तो ये क्या कह रहे हैं, जो कोटि है वो भुजांक का आधा है, तो x/2 मतलब कि भुजांक का आधा क्या हो गया, कोटि हो गया। और दूसरा कह रहे हैं कि चिन्ह में विपरीत होता है, मतलब एक कोई चीज विपरीत है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y = x। अब यहाँ का कोई ऑप्शन है, ये नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y = -x। माइनस इस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ, एक ही बात है, तो ये आंसर हो जाएगा 2y - x। ये देखिए, ये है सेकंड नंबर का आंसर, इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1186 गुणित 298 बराबर 298 और गुणा में क्या आएगा, ये तो आप सभी से बन जाएगा, 1188 आएगा, क्योंकि 298 दोनों तरफ है, 1186 इस तरफ है, तो वही संख्या यहाँ पर आएगी, तभी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर भी हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपको संख्याएं ज्ञात करनी है कि संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपने सर्वसमीका पढ़ी हुई है। सर्वसमीका अपन को मालूम है, जब वर्गों का अंतर क्या होती है, आपने पढ़ी है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर सर्वसमीका होती है a धन b, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, a ऋण b, ये हो जाती है सर्वसमीका। अब देखिए, वर्गों का अंतर दिया गया है, 2,56,000 वर्गों का अंतर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2,56,000 ये वर्गों का अंतर हमें दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं कि वर्गों का संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, संख्याओं का अंतर है 256, और संख्याएं पूछी गई हैं और हमें संख्याओं का योग भी नहीं पता है कि कितना है, ठीक है, तो यहाँ a + b ही आएगा। अब देखिए, यहाँ गुणा में है, तो ये 256 से ये 256 कट गए, तो a + b = क्या आ गया, a + b = आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखो यहाँ 256 कट गए तो कितना आया, 1, और ये 3 शून्य, तो ये हो गया 1000। अब इनमें से हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका योग कितना आ रहा हो, 1000 आ रहा हो। सबसे पहले आप इकाई का अंक जोड़ के देख लीजिए, यहाँ 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। देखिए यहाँ तो इकाई का अंक 0 आना चाहिए, आंसर नहीं है। सेकंड आ रहा है 8 और 2 10 की 0 हासिल किए, 5 फिर आ जाएगा 5, तो ये भी आंसर नहीं है। इसी प्रकार आप इसको भी जोड़ेंगे तो हम जोड़ के हमें पता चलता है कि जो 4th नंबर का है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है, तो 4th इज अ राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो वे हमसे कह रहे हैं कि आपको x/y बताना है कि x अनुपात y कितना है। तो चलिए लिख लेते हैं, x का 10% मतलब कि x गुणित 10/100 बराबर किसके है, y के 20% के बराबर है, तो y गुणित 20/100। 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ x है, अब देखिए ये y है, गुणा में है, इस तरफ आएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा x के, और यहाँ पे 2 पहले से था और ये एक पक्षांतर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए कितना निकल के आ गया, x/y मतलब कि 2/1, ये निकल के आ गया आंसर। यहाँ 2/1 सेकेंड इज अ राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं वीडियो कंटिन्यूस रखूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तकों की एक बोरी है जिसका वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम दिया गया है, ठीक है ना, एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है, तो बोरी में कितनी पुस्तकें आएंगी। अब देखो, कुल वजन है जो 2 किलो 400 ग्राम, अगर हम इसको ग्राम में लिखें
तो कैसा लिख सकते हैं, 2 मतलब कि 2400 ग्राम लिख सकते हैं। 2 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम, तो ये 2000 और 400 ग्राम हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 2400 ग्राम। और एक पाठ्य पुस्तक का वजन कितना है, 300 ग्राम, ठीक है ना। एक पाठ्य पुस्तक का वजन हमें प्रश्न में दिया गया है कि 300 ग्राम है, तो यहाँ शून्य से शून्य कट गया, 3 8 है 24, तो पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई, 8, तो ये सेकंड इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपए का 80,000 रुपए का ऋण लिया। 80,000 का ऋण लिया, उसने 1.5 साल तक हर महीने कितने रुपए भरे हैं, 4600 रुपए का भुगतान किया। तो उसने बैंक को कितना भुगतान किया, हमें ये बताना है। सबसे पहले हर महीने कितना भुगतान किया है, 4600 रुपए, ठीक है। और कितने महीनों तक किया है उसने, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब कि कितने माह हो गए, 18 माह, 12 धन 6 मतलब कि 18 माह हो गए, 18 माह हो गए। अब देखिए 18 माह और एक माह में कितना उसने पेमेंट किया है, 4600 रुपए पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो 18 का हम 4600 मतलब कि 4600 में गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 82,800 रुपये। आपको 18 का इसमें गुणा कर देना है, 82,800 रुपये, ये आ गया थर्ड इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, धन 172 में से आपको घटाना है ऋण 274। तो चलिए लिख लेते हैं, 172 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, ऋण के 274 घटाना है। तो आंसर कितना आएगा, आप देखिए यहाँ पे जो ऋण और ऋण है इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ गया 274। अब हम इनको जोड़ देंगे तो ये निकल के आ गया 4 6 4 4, ये आ गया 446, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर आ गया 446, वो भी काय का आएगा, धन का निकल के आएगा। तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आपको इस प्रकार के सवालों में जो है धन और ऋण के निशान जो है अच्छी तरीके से देखना है। अगला प्रश्न आता है कि 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत है 1910 रुपए, जबकि 106 पुस्तक और 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपए है। तो एक पुस्तक और एक कलम की लागत उन्होंने हमसे पूछी है कि कितनी होगी। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, पुस्तकों को पुस्तकों से जोड़ देंगे, कलमों को कलमों से जोड़ देंगे और रुपए को रुपए से जोड़ देंगे। तो यहाँ 74 पुस्तकों को 106 पुस्तकों से जोड़ेंगे तो 74 और 106 होगा मतलब कि 180 बुक, ठीक है ना। ये 180 हो गई बुक, प्लस 106 और ये 74 जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, 180 कलम मतलब कि 180 पेन होगा, ठीक है। 180 बुक और 180 पेन जो है इनकी कीमत निकल के आएगी। यहाँ पे हम रुपए जोड़ देंगे, 1910 को हम 2230 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 4148, 4148। अब देखिए यहाँ पर 180 को हम तीनों में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बुक प्लस पेन, ये आ जाएगा 4148 और बटे हमें भाग देना है कितने का, 180 का। और इन्हें देखिए क्या पूछा, एक पुस्तक और एक पेन की कीमत पूछी तो ये निकल के जो आएगी वो आएगी क्या, एक पुस्तक और एक पेन की कीमत। आप भाग देंगे तो ये 23 दशमलव कुछ आएगा, हमें दशमलव से मतलब नहीं है, यहाँ पूरी संख्या दी गई है तो फोर्थ इज द राइट आंसर, ये 23 हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको बतानी है कि क्या है। तो हमें पता है कि जो 2 है ये वर्गमूल होता है 4 का, तो 4 के वर्गमूल और 2.5 इनके बीच हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो 22 बड़ी संख्या है, 15 भी बड़ी संख्या और 10 भी बड़ी संख्या है, इनके जो वर्गमूल आएंगे वो लगभग 3 से बढ़कर आएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इस प्रकार के जो आपको वर्गमूल निकालने हैं इसकी ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। और भी कोई बड़ी संख्या आती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की तो आप उसको, ताकि बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में आप ज्ञात कर सके, बिल्कुल आसान होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी लगानी है, ठीक है। हॉल में कितने बोर्ड हैं, 24 है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है और एल्यूमिनियम पट्टी लगानी है ताकि इसको फ्रेम किया जा सके। तो जो आवश्यक अतिरिक्त
जो मतलब एक्स्ट्रा लगने वाली पट्टी है उसकी लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड की जो है परिमाप ज्ञात कर लेंगे। एक बोर्ड का हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं। एक बोर्ड का परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई मतलब 1.50 धन 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 1.5 मतलब कि ये है 2.5 मतलब कि 2.50 या 2.5 आप इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ 2.5 का गुणा आप 2 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर। 5 मीटर मतलब एक बोर्ड का जो परिमाप है ये कितना निकल के आ गया? 5 मीटर। अब देखिए टोटल कितने बोर्ड हैं? टोटल परिमाप हम निकालेंगे कि टोटल 24 बोर्ड हैं। तो टोटल परिमाप कितना निकल के आएगा? तो टोटल 24 बोर्ड हैं, एक का परिमाप है 5, तो 24 बोर्ड का परिमाप कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 24 बोर्ड का 120 हो जाएगा। और हमारे पास पट्टी कितनी है एल्यूमिनियम की? सिर्फ 100 मीटर पट्टी है। तो 120 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब कि 20 मीटर पट्टी की हमें और ज़रूरत होगी। तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इन्होंने हमसे पूछी है। तो हम सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे। राशि कितनी ली है? 10,000 राशि ली है 10,000 गुणित मतलब कि सूत्र लगा रहे हैं हम ब्याज का, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना आता है? 100 आता है। शून्य से शून्य कट गया। 12 सत्ते कितने हो जाएंगे? 84 और 2 शून्य तो 8,400 रुपये ब्याज दिया और 10,000 रुपये जो मूलधन था वो भी दिया जाएगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 18,400 रुपये। तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती आप वो हमसे पूछ सकते हैं और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम इसकी लाइव क्लासेस भी लाइव हम सॉल्व करवा सकते हैं। बस आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, 13.824 का घनमूल याद करें। मित्रों इसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहे हैं। आप 2 सेकंड में इस प्रकार की संख्या के घनमूल कैसे निकाल सकते हैं ये आपको विस्तार से उस वीडियो में समझाया गया। आप वो वीडियो वहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन की ट्रिक मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगी, पूरा समझाऊंगी मतलब बेसिक से, तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं जिनको नहीं आता है। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पर है 13, तो ये 13 किसके घन के पास होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 8 मतलब कि 2 के घन या फिर 3 का घन कितना हो जाता है? 3 का तो होता है 3 3 का 9 3 27। तो 27 से तो बहुत दूर है, 8 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2.5 हो जाएगा राइट आंसर। आप वीडियो देख लें, यदि आपको घनमूल की ट्रिक नहीं आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब 13वां प्रश्न है, श्रेणी दी गई है हमारे लिए। श्रेणी है 4 7 10 13 का 9वां पद हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी में कितने कितने का अंतर है। 4 और 7 के बीच में है 3 का अंतर, 10 और 7 के बीच 3 का अंतर, तो कितने कितने का अंतर चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है। मतलब कि ये क्या है? ये है समांतर श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का सूत्र होता है nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ में 9वां पद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले सूत्र बता दे रहे हैं आपके लिए। सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर a मतलब होता है पहला पद, a मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद क्या है? 4 धन। n का मतलब होता है जो पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 9वां पद हमें ज्ञात करना है। और d का मतलब होता है अंतर, 2 पदों के बीच अंतर। तो यहाँ देखिए 4 और 7 के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, ठीक है ना। तो 4 धन 9 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया? 8 और 3 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 24 और 4 हो गए 28। तो 4th आ गया राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जब भी हम संख्याएं बड़ी छोटी देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या में जो अंक हैं उनकी संख्या कैसी है। तो यहाँ पे जो चारों संख्याएं दी हैं, चारों संख्याओं में समान अंक है, 4 अंक दिए गए हैं। फिर हम यहाँ पर बाईं तरफ से मिलाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सब में जो 1000 का अंक है ये 2 है, मतलब कि यहाँ तो सब समान हो गई। फिर जो सैकड़े का अंक है, यहाँ देखिए 3 है, 4 3 4, तो ये 3 वाली तो माइनस हो गई, ये तो छोटी है। अब यहाँ देखिए 4 और ये 4, फिर यहाँ आ गया 5, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या 2453, ये हो गई बड़ी संख्या। वैसे भी आप देखकर बता देंगे साफ साफ कि कौन सी बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है, 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये अनुपात समानुपात वाले प्रश्न यहाँ पर आ गए। अब देखिए ये किस प्रकार का अनुपात है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। 9 श्रमिक 28 घंटे में काम करते हैं। अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाए तो यहाँ घंटों की संख्या क्या होती है, कम हो जाएगी। एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है और दूसरे के बढ़ने पर पहला घटता है, तो वहां होता है व्युत्क्रमानुपात। और जहां एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जाता है वो होता है अनुक्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात के सूत्र से हम लगा देंगे 9 गुणित 28 बटे आ जाएगा 21 और बराबर में हमें क्या मिल जाएगी, श्रमिकों की संख्या। तो चलिए काट देते हैं इसको, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 3 का 4 गुणा कर दिया, 4 तिया 12, तो 12 हो गया राइट आंसर। हमें 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, तो इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे ताकि मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझा सकूं। देखिए ये प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया है, चित्र बना लिया है। सबसे पहले ये दीवार कहा उनने कि जिसकी लंबाई चौड़ाई किस प्रकार है कि 7 गुणा 6 में है, तो 7 ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है, 7 गुणा 6। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि एक दरवाजा है जिसकी लंबाई कितनी है 2.5 गुणित 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2.5, ये दरवाजा हो गया, ठीक है ना, ये दरवाजा हो गया और ये हो गई खिड़कियां, ये पूरी दीवार है। बस अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वाल का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा 7 गुणा 6, 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 6 42। इसके बाद हम विंडो का जो क्षेत्रफल है वो निकाल देंगे। तो देखिए विंडो कितनी दी गई है, 2 दी गई है, इसलिए हम 2 गुणा सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हमें 2 विंडो का निकालना है, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या है लंबाई चौड़ाई 1.5 गुणित 1, तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 का हम 2 में गुणा किया तो आ गया 3 आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डोर का निकालेंगे। तो डोर का कितना आ जाएगा, डोर का निकल के आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि 2.5 गुणा 1, तो ये निकल के कितना आ गया 2.5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जो विंडो है और डोर है इन दोनों को हम जोड़ देंगे। विंडो को और डोर को हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, ये इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5.5। विंडो का क्षेत्रफल और डोर का क्षेत्रफल, मतलब कि इन दोनों खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 5.5। अब हमें इस पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से इन दोनों को माइनस कर देना है क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों को तो आप पुताई करवाएंगे नहीं, ठीक है ना, आप सिर्फ दीवार पे पेंट करवाएंगे। तो ये वॉल के क्षेत्रफल जो कितना आया था 42 में से आप माइनस कर देंगे कितना 5.5। जब आप 5.5 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 36.5। अब देखिए 1 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर निकल के आ रहा है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 4 रुपए, और यहाँ कितना निकल के आ गया 36.5। तो इसमें हम गुणा कितने का कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.641, मतलब कि 146 रुपए जो आएगा खर्चा आएगा इस दीवार को पेंट कराने का। देखिए इस प्रकार के सवालों में या तो आप क्या करेंगे कि जो ये 4 वैल्यू दी गई हैं इन 4 वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देंगे और देख लेंगे कि मान निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है,
या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप इनको त्रियक गुणा करें और उसके बाद इनका मान निकालें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर त्रियक गुणा कर रही हूँ और फिर हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। आपको जो मेथड सरल लगती है, मुझे त्रियक गुणा वाली सही लगती है तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो ये क्या बन गया 1/4। अब त्रियक गुणा कर देंगे, 4 का गुणा हम कर देंगे कितने से, 4 का गुणा करेंगे हम 7 धन 4x से, और 1 का गुणा करेंगे ऋण 3x धन 9 से। इस प्रकार के सवाल में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको चिन्ह बड़े ध्यान से लगाना है। अब देखिए 4 का गुणा 7 में किया, 7 चौके 28 धन 4 का गुणा इस 4x में किया तो 4 चौके 16x बराबर 1 का गुणा हम इस पूरे पद में करेंगे ऋण 3x धन 9, तो ये जहां का तहां आ जाएगा ऋण 3x धन 9। पक्षांतर हो जाएगा x वाले पूरे हम यहाँ ले आएंगे तो 16x धन 3x। यहाँ देखिए ऋण का 3x था, पक्षांतर किस तरफ आया तो ये धन का 3x हो गया। 9 ऋण 28, 28 दूसरी तरफ गया पक्षांतर होके तो चिन्ह पलट जाते हैं। सबको मालूम होगा 16x धन 3x, तो ये हो गया 19x बराबर 9 में से हमने 28 को घटाया तो ये कितना आ गया ऋण का 19। 19 से 19 कट गया, x बराबर आ गया ऋण का 1, तो -1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1068 गुणित 486 गुणित 928 का वर्ग एक संख्या होगी जिसमें अंक पर समाप्त होती है। देखिए अंक पर समाप्त होती है मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो। तो इन तीनों संख्याओं के हम इकाई का अंक लिख लेते हैं 8 गुणा 6 गुणा 8। देखिए इनके बीच गुणा का निशान है तो हम गुणा का निशान ही लगाएंगे। इन तीनों का गुणा कर लेंगे 8 ढैया 64, ये 6 मैंने ये लिखा है और 8 ढैया 64 का मैंने 4 लिखा है, क्योंकि हमें उस 6 से भी मतलब नहीं है 64 की, हमें सिर्फ इकाई अंक मतलब 4 से मतलब है। और 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 के अब 4 से मतलब है तो 4 का वर्ग यहाँ आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना 16, तो यहाँ 16 के हमें सिर्फ 6 से मतलब है। देखिए यहाँ 4 नंबर मतलब कि 6 आ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, ये घातांक से लिया गया प्रश्न है। 15 के ऊपर 3 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात और ये कोष्टक के बाहर है 2 की घात। तो ये आपने अगर घातांक के नियम नहीं पढ़े तो इसकी जो पूरा वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी घातांक के नियम की, आप वो भी पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ 15 के ऊपर 3 की घात को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 3 की घात गुणा 5 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, 5 दिया 15, घातांक के नियम के अनुसार हमने लिख दिया 3 के ऊपर 3 की घात 5 के ऊपर 3 की घात। फिर देखिए यहाँ भाग है इसलिए हमने बटे लगा दिया, 5 के ऊपर 3 की घात लिखा है तो 5 के ऊपर 3 की घात और इनके ऊपर लगा है वर्ग। ये दोनों कट जाएंगे, 3 के ऊपर 3 की घात तो 3 त्रिका 9 तिरी 27 और ये लिखा है वर्ग, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, तो ये आ गया आंसर 729। आज का लास्ट प्रश्न करने से पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मित्रों हमें इस प्रकार के सवाल जब आते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जितनी भी भिन्न दी गई हैं उनको हम क्या कर लें, दशमलव के रूप में बना लें सबसे पहले। यानी कि 4 भिन्न हमारे लिए दी गई है। सबसे पहली भिन्न हमारे लिए क्या दी गई है, ऋण 3/7। ऋण 3/7 हमारे लिए पहली भिन्न दी गई है तो इसको हम दशमलव में बदल देंगे। फिर दी गई है ऋण 5/7, ऋण 8/9 और लास्ट भिन्न में दी गई है 8/9। तो इन चारों भिन्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव में बदलेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। सबसे पहले ऋण 3/7 को बदलेंगे तो जो ऋण की है उसका दशमलव भी किस में आएगा, ऋण में आएगा, तो ऊपर होता है इस प्रकार जाएगा। 7 का हम भाग देंगे कितने में, 3 में। अब 3 में तो जाएगा नहीं तो ये क्या आएगा 0.0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, हमने दशमलव लगा दिया इसलिए 30 हो गया। 7 3 21 7 चौके 28, कितना आ गया 28। अब बाकी जो बचा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस था इसलिए -0.4 आ गया। ओके, इसी प्रकार इसको भी करेंगे।
5 में हम भाग देंगे कितने का, 7 का भाग देंगे, दशमलव लगा दिया, यहाँ शून्य आ गया, 7 सतैया 49, ठीक है ना। तो ये आ गया -0.7। इसी प्रकार हमने बाकियों को भी बदल दिया, तो ये आ गया -0.8 और ये आ गया 0.8। ये देखिए आप, ये चारों हमने दशमलव में बदल दिए, तो ये दशमलव में इस प्रकार आ गए। अब इनको हमें क्रम में जमाना है, तो हम आपके लिए बता दें दशमलव में क्या होगी। अगर हम सिर्फ प्लस में देखें तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, पर चूंकि माइनस की जब किसी भी संख्या के आगे ऋण का निशान आता है तो वो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर ऋण 0.8 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। देखिए दशमलव के बाद है, ये तो देखो धन की है, मतलब कि सबसे बड़ी है, ये तीनों किसकी है, ऋण की है, तो ये छोटी होगी इस वाली संख्या से, ठीक है। ये इससे अभी लेना देना नहीं है, ये तो सबसे बड़ी संख्या है, इनसे लेना देना है। तो यहाँ ऋण का निशान लगने के कारण 0.8 सबसे छोटी हो गई। इसके बाद 0.8 छोटा है किससे, -0.7 से, और 0.7 किससे छोटा है, -0.4 से, और 0.4 किससे छोटा है, 0.8 से। बस अब इनको हमें क्रम में जमा देना है। 0.8 मतलब कि ऋण 8/9 सबसे छोटा है, किससे छोटा है, कि ऋण 5/7 से, और ये छोटा है ऋण 3/7 से, और ये छोटा है 8/9 से। बस ये हो गया हमारा राइट आंसर। मित्रों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।